नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया और वो 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंच पाए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि 1915 में जब गांधी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनको गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक उदारवादी नेता है कांग्रेस के, वो उनको इनवाइट करते हैं, वो उनको बुलाते हैं दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी शासन को जनता के लिए काम करने हेतु दबाव बनाया था। तो गांधी शुरू में भारत में आने को इच्छुक नहीं है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उनको विश्वास में लेते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको देशभक्ति की बातें बताते हैं और इसकी वजह से 1915 में गांधी जी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। और इसी के कारण तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 7 से 9 जनवरी के बीच में। तो जब गांधी जी प्रवेश करते हैं भारत के अंदर में, तो भारत उस समय बहुत गरीब है। औपनिवेशिक सत्ता, जो अंग्रेजों की सत्ता है, भारत के रक्त को चूस चुकी है। भारत में जगह जगह अकाल है, लोग भूखमरी के शिकार हैं, लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई आशा और विश्वास नहीं रह गई है। भारत एक तरीके से अंधकार युग में चला गया है। अगर 1857 से देखा जाए, जब से एक्चुअली भारत में अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, तो वहां से एक लंबा अरसा गुजर चुका है जब गांधी जी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। लगभग ऐसा मान के चलिए कि 50 साल के ऊपर। अब इन 50 वर्षों में कैसे भारत को अंग्रेजों ने आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से शोषित किया था, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न था। तो जब गांधी जी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि बिना जनता के सहयोग के आखिर यह आंदोलन चल कैसे रहा था। क्योंकि अभी तक तो जो उदारवादी थे वो याचना, प्रार्थना, दबाव, विश्वास, बैठकें, मीटिंग, चाय पार्टियों के माध्यम से बात कर रहे थे। चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों और चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हों, जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, उदारवादी नेता थे, वो तो सारी बैठकों के माध्यम से ही अपनी मांगों को मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। और वो ये कहते थे कि अंग्रेजी सत्ता बनी रहे, खाली हमको प्रशासन में अधिकार मिल जाए। तो 1885 से लेके और 1915 तक तो देखा जाए तो एक लंबा अरसा गुजर चुका था। और इस बीच में 1885 से 1905 तक तो सीधे सीधे उदारवादी चरण चलता है, जब अंग्रेजों को विश्वास में लेके भारतीयों के लिए कुछ अधिकार मांगे जाती हैं। और 1905 से लेके बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जिसे हम बाल पाल के नाम से जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट होता है। अब इसमें यह है कि स्वराज की मांग की जाती है। एक बड़ा प्रसिद्ध उनका नारा भी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो अगर अतिवादी चरण देखें तो उसमें स्वराज की मांग है और अंग्रेजों को हटाने की बात की जाती है, भारतीयों के द्वारा शासन पे पूर्ण नियंत्रण की बात की जाती है। तो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, इस तरीके के जितने भी लोग हैं वो इस अतिवादी चरण में दबाव बनाते हैं कि स्वराज स्थापित हो। लेकिन ये सभी डिमांड जनता को विश्वास में लेकर नहीं किए जाते हैं। जनता की भूमिका कम है। तो सबसे बड़ा योगदान है गांधी जी का कि 1915 में आने के बाद उन्होंने जनता की भूमिका को स्वीकारा। फर्स्ट थिंग कि उन्होंने जनता की भूमिका को स्वीकारा, जनता की क्षमताओं में विश्वास किया, जनता की काबिलियत में विश्वास किया। उनका यह मानना था कि बिना जनता के योगदान के कोई भी सत्ता भारत से जा नहीं सकती। तो पहली बात जनता को समझना। दूसरी बात कि अगर मुझे लीडर बनना है तो मुझे इस भारत को समझना होगा। उन्होंने 2.5 साल लगभग, अगर आप देखिए 1915 से लेकर और 1917 के बीच में लगभग 2-2.5 साल उन्होंने भारत के गांव-गांव, क्षेत्र दौरा किया और यह समझा कि भारत की क्या स्थिति है। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर भारत में नेतृत्व करना है, अगर नेता बनना है, तो जनता को समझे बिना जनता का नेता कैसे बने। तो उन्होंने किसी भी तरीके की डिमांड नहीं मानी और वो सीधे सीधे जनता के बीच चले गए। तो कई बार तो कांग्रेस में चर्चा उठती कि किसको बुला लिया, ये इसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है।
अब इसके पहले जो लाल बाल पाल का आंदोलन चल रहा था, लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो या विपिन चंद्र पाल, इसमें अतिवाद दिखाई दे रहा है, उदारवादियों में एक काफी शांति दिखाई दे रही है। लेकिन गांधी जी, अच्छा दोनों उदारवादी हों चाहे अतिवादी हों, गरम दल नरम दल जिसे कहते हैं, ये जनता की भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, या उनको विश्वास नहीं था कि जनता कुछ कर पाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि बिना जनता के सहयोग के तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने भारत को समझा, और जब भारत को समझ लिया तो देखा कि भारत तो भूखा है, गरीब है, फकीर है, अधनंगा से शरीर है, महिलाओं का, बच्चों को भोजन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई नैतिक हक नहीं है कि मैं भारत की राजनीति का नेतृत्व करूं और मैं बूटेड सूटेड रहूं। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी, एक संपन्न परिवार के थे, उनकी राजनीति अच्छी चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, जनरल स्मर्ट्स करके हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जो एकदम दबाव में था गांधी जी के आंदोलनों के कारण। गांधी जी की एक बहुत बड़ी रसूख हो गई थी साउथ अफ्रीका में, और उनको क्या जरूरत थी भारत में आने की, कोई फैशन थोड़ा ना था धोती पहनना। उन्होंने तय किया कि मैं केवल उतना ही वस्त्र पहनूंगा जितना कि नितांत जरूरी है। जब इस भारत में महिलाएं और बच्चे तन को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं उनके पास, तो मैं नेता होके, अगर मैं नेता बनने का दावा करता हूं तो मैं कैसे वस्त्र पहन लूं। तो दूसरा ये बहुत डिसाइडिंग मोमेंट था कि नेता क्या होता है, वो जनता की प्रतिकृति होता है। ऐसा बहुत ऑड हो जाता है कि देश गरीब है और नेता करोड़ों के महल में रह रहा है, नेता शीश महल में रहे, नेता करोड़ों के कपड़े पहने, लाखों के चश्मे पहने, सूट बूट पहने, तो वो कंट्रास्ट हो जाता है जैसा आज की राजनीति में आपको दिख रहा है। गांधी जी ने दूसरा जो डिसाइसिव पॉइंट किया कि भारत का लीडर बनने के लिए भारतीयों जैसा दिखना होगा, उनके दुख दर्द को समझना होगा। उन्होंने तय किया कि वस्त्र उतना ही जितना जरूरी है, आवश्यक है, और भोजन उतना ही जितना जीवन को चलाने के लिए चाहिए। केवल एक समय का खाना खाना तय किया। क्या उनके लिए कोई स्वार्थ था? क्या उनको इसमें कोई स्वार्थ था कि हमको कुछ मिलेगा, जैसा आजकल के नासमझ लोग कहते हैं? तो गांधी को जितना हम समझेंगे उतना ही कम पड़ जाएगी हमारी समझ। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि गांधी ही पूरे देश को आजाद करा गए थे, लेकिन उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी समझते थे, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस भी समझते थे, चाहे भगत सिंह भी समझते थे। तो किस तरीके से भारतीय जनमानस को वो प्रेरित कर रहे हैं। तो दूसरा रोल है कि नेतृत्व की क्षमता, भारत का लीडर कैसा हो, वो गांधी जी ने बताया। तीसरी बात कि उन्होंने महिलाओं को जबरदस्त भूमिका दी। पहली बार कोई भारत की राजनीति में एक नेता आया जिसने कहा कि आधी आबादी को छोड़ के कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता, और यही वजह है कि उनके असहयोग आंदोलन से लेके, उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके, उनके क्विट इंडिया मूवमेंट तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं की जबरदस्त भूमिका रही। महिलाओं ने भारी मात्रा में अपने गहने दान किए, शराबबंदी का विरोध किया, साफ सफाई का ध्यान रखा। तो कमाल की बात थी ये उस समय के हिसाब से। तो महिलाओं को की भूमिका को उन्होंने सेंट्रल माना, एक केंद्रीय भूमिका माना, जो अभी तक भारत की राजनीति में अनुपस्थित था। चौथी बात, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के महत्व पे बल दिया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सबकी भूमिका स्पष्ट हो, संगठन, कौन व्यक्ति क्या करेगा और किन माध्यमों से करेगा, साध्य और साधन की पवित्रता पे बल, सत्य अहिंसा के ऊपर कार्य। वो कहते थे कि अगर हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए तो एक दिन पूरा समाज अंधा हो जाएगा। टिट फॉर टैट की रणनीति को गांधी हमेशा ही नकारते थे। तो गांधी की ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब गांधी जी भारत की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि उनके धुर विरोधी हैं कांग्रेस में, वो तक उनको कहते हैं सिंगापुर रेडियो स्टेशन से कि फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता तो उन्होंने ही पहली बार कहा था, जिसको लेके आज तक विवाद है। गांधी जी ने खुद को थोड़ा ना राष्ट्रपिता डिक्लेयर किया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि राष्ट्रपिता, भले ही हमारे कितने भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हमारे जैसे हजारों युवा आज आपकी वजह से प्रेरित हैं। तो ये जो मेरा अभियान चल रहा है, ये पहली बार शुरुआत करने से पहले आपको समर्पित है, भारत को जागृत करने के लिए। अब बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो गीतांजलि के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, वो उनको पहली बार राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको पहली बार महात्मा कहते हैं। राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फादर ऑफ द नेशन। इसके जवाब में गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहते हैं। तो ये चौथी भूमिका बड़ा स्पष्ट थी, ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका, कि कैसे होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देगा, खून खराबा नहीं करेगा, कैसे लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी, रणनीतियां कैसी बनेंगी, ये गांधी जी ने ध्यान में रख के कार्य किया।
और जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी कि लगातार वार्ताओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन की मनोदशा को समझना। गांधी जी लगातार बैठ के करते थे और उनके अंदर ये नहीं था कि वो जैसे एक टीम बना के चल रहे हैं, जैसे एक 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था जिसमें कि टीम अन्ना काम कर रही थी, 27 लोग काम कर रहे थे। जी नहीं, गांधी जी खुद इतने काबिल थे, बैरिस्टर थे उस जमाने के हिसाब से देखे तो काफी पढ़े लिखे थे, हालांकि डिवीजन कमजोर थे लेकिन उनका जीवन का अनुभव बहुत बड़ा था। तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ खुद बैठ के बातचीत की और वो लगातार ये जानते थे कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या कैसे किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, कब किसी मूवमेंट को आगे ले जाना है और कब किसी मूवमेंट को रोक देना है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते थे कि अब सही मौका है कि हम इस आंदोलन को बंद कर दें या इसको चलाते रहें। गांधी जी कहते थे कि अगर जनता को लगातार हम ये मूवमेंट चलाते रहेंगे और अगर ब्रिटिश सरकार अगर ब्रूटल कार्रवाई कर देगी तो जनता दोबारा से खड़ी नहीं होगी, जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। इसलिए जनता की ऊर्जा को बचा के रखें, संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल, जिसको कि विपिन चंद जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं आधुनिक भारत के, वो कहते हैं गांधी जी की रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष। तो ये 5 जो डोमिनेंट फैक्टर हैं गांधी जी की रणनीति के, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण आजादी गांधी जी ने ही दिला दी देश के लिए, लेकिन उनकी एक ड्राइविंग पोजीशन है, उनकी एक प्रेरणादायी कहानी है जो आज के चश्मे से अगर हम समझने बैठेंगे तो अगर हमारा दिमाग खुला नहीं होगा, अगर हम उनके बारे में अधिक अध्ययन नहीं करेंगे तो खाली हम यही समर्थन करते रहेंगे कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया, वो हिंदू विरोधी थे, उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिला दिए, वो जिन्ना के समर्थक थे और अच्छा हुआ कि नाथूराम ने उन्हें मार दिया। तो जो लोग नाथूराम के समर्थक हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता बहुत है, और जब अज्ञानता होगी तो फिर सही गलत का फैसला हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सीरीज हम करते रहेंगे, गांधी जी के एक एक पॉइंट या जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के महापुरुष हैं उनकी एक एक विचारधारा को हम संपूर्ण रूप से समझेंगे। तो ऐसी ही बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।